हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिवाकांत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूं। फिजिक्स में आज आप लोगों का एक नया चैप्टर चलने वाला है जो कि आपका साउंड है। तो इसके पहले हमने वेव चैप्टर पढ़ाया है। वेव चैप्टर के अंतर्गत ही मतलब साउंड का रिलेट है वेव से ही। पहले वेव तब साउंड। इसमें वेव का भी कुछ शब्द से आप लोग समझे होंगे तभी आप साउंड को समझ पाएंगे। तो इस हमारे इस चैनल पे रेलवे के विभिन्न एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी की क्लासेस चल रही हैं और प्रैक्टिस भी चल रहा है। तो आप लोग हमारे इस चैनल पे नए लोग हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और हमारे इस चैनल से कनेक्ट होइए। तो आज आपका नया चैप्टर है साउंड। तो साउंड में हम आप लोगों को क्या बताते हैं, बताने के पहले वेव आप लोग को बता देते हैं। वेव क्या था, तरंग क्या था, तरंग कैसे पहले उत्पन्न होती है। तरंग उत्पन्न होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, कंपन न होगा। जब किसी वस्तु में क्या होती है, कंपन होती है। जब किसी वस्तु में कंपन होती है या विक्षोभ होता है या विक्षोभ भी बोल सकते हैं, तो वह वस्तु क्या होती है, उसे तरंग निकलती है। और तरंग निकलने के साथ साथ जो वस्तु होती है, वस्तु के चारों तरफ कुछ माध्यम भी होता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो जब वो तरंग निकलती है तो कुछ माध्यम के जो कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, तरंग के साथ गतिशील होते हैं। तो वहां पे आपका तरंग होता है और वही तरंग से क्या बना है आप लोगों का साउंड। वही तरंग से क्या बना है आप लोगों का साउंड। तो आप लोग ध्यान दीजिए, तरंग क्या थी, एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग आप लोगों का एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तरंग एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और जो साउंड है वह तरंग से ही बना है। तरंग आप लोग बताए तो दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंगे, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय यांत्रिक तरंग का एक प्रकार, यांत्रिक तरंग क्या होता है, इसका प्रकार होता है तरंग का। और यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक आप लोग को हम बताए थे अनुप्रस्थ तरंग, एक आप लोग क्या बताए थे, अनुप्रस्थ तरंग। और दूसरा आपका क्या था, अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा आप लोगों का क्या था, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। और जो ध्वनि है आपका कौन सा प्रकार होता है, अनुदैर्ध्य तरंग का प्रकार होता है। जो ध्वनि है आपके किस प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग का प्रकार होता है। और जो अनुप्रस्थ होता है यह आपके प्रकाश का प्रकार। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो आप लोग प्रकाश को बताएंगे अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि कैसी तरंग है, ध्वनि आपका क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। जिस प्रकार तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है, उसी भांति ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जिस प्रकार तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है, उसी बात जो ध्वनि है यह भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप लोग क्या क्या बोलेंगे, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि कैसा तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि को गतिमान होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह कैसा माध्यम होना चाहिए, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ध्वनि को गमन करने के लिए कैसा माध्यम होना चाहिए, ठोस और द्रव और गैस। जब यह ठोस, द्रव, गैस हो गए तो तीनों में क्या करती है, ध्वनि अपना गमन करती है। तो ठोस में क्या होता है, ठोस में ध्वनि अधिक गमन करती है। ठोस में ध्वनि क्या होती है, अधिक गमन करती है। मतलब ध्वनि का क्या होता है, ठोस में चाल अधिक होती है और गैस में क्या होता है, ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है, गैस में ध्वनि की चाल आपकी कम होती है और ठोस की अपेक्षा गैस में ध्वनि की चाल कम होती है। अगर वहीं बात की जाए ठोस में गैस की अपेक्षा ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। तो यह भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे जो इस्पात होता है, एल्युमिनियम होता है या निकेल होता है, यह सब कैसे पदार्थ होते हैं, या तो ठोस पदार्थ होते हैं। तो इसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। और जो गैस होता है इनमें क्या होती है, ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है। और यह जो ध्वनि है यह निर्वात में गमन नहीं करते हैं। ध्वनि क्या होता है, निर्वात में गमन नहीं कर सकते। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निर्वात में ध्वनि गमन करती है, निर्वात में नहीं गमन, मतलब ध्वनि की जो होती है निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि क्या होती है, यह निर्वात में नहीं चलती है। तो यह सबसे कुछ ध्वनि के बेसिक जानकारियां जो कि यह एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ध्वनि क्या होती है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ठोस, द्रव, गैस में भी चलती है। तो ठोस में होता है, इसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है और गैस में क्या होती है, ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है।
गैस में ध्वनि की चाल आप लोगों की क्या होती है, कम होती है। अब आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ध्वनि में तरंग में हम आप लोग को बताए हैं कि आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य और तरंग की चाल, तो इन सब का संबंध अब ध्वनि में पता चलेगा। तो आवृत्ति के आधार पर आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। जो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है आवृत्ति के आधार पर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो पहला भाग क्या है, पहला आपका होता है इंफ्रासोनिक। पहला आपका क्या होता है, इंफ्रासोनिक वेव, मतलब यह अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है, अपश्रव्य तरंगे। और दूसरा आता है आपका ऑडिएबल वेव, मतलब श्रव्य तरंगे इसे बोला जाता है, श्रव्य तरंगे। और तीसरा होता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, यह आपका पराध्वनि बोला जाता है, पराध्वनिक तरंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि होती है यह आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटे गया है। पहला आपका क्या होता है, इंफ्रासोनिक, दूसरा आपका ऑडिएबल, तीसरा आपका अल्ट्रासोनिक। मतलब पहला अपश्रव्य तरंगे, दूसरा श्रव्य तरंगे और तीसरा आपका क्या होता है, पराध्वनिक तरंगे। जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में नापा जाता है, आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में नापा जाता है। आवृत्ति क्या होती है, हमेशा हर्ट्ज में नापा जाता है। तो इंफ्रासोनिक वेव जो तरंगे होती हैं यह 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं, कम होती हैं। जो इंफ्रासोनिक वेव होती हैं यह 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं, कम होती है। 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं, कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम क्या होती हैं, इंफ्रासोनिक तरंगे। और वहीं बात की जाए आपकी श्रव्य तरंगे, यह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और वहीं बात की जाए अल्ट्रासोनिक तरंगे, यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति के आधार पर हम आप लोग को क्या बताएं कि ध्वनि कितने भागों में बांटा गया है। ध्वनि 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या था, इंफ्रासोनिक, दूसरा आपका ऑडिएबल, तीसरा आपका अल्ट्रासोनिक। तो जो इंफ्रासोनिक होती है जो कितने आवृत्ति की होती है, या 20 हर्ट्ज के आवृत्ति से कम होती है। मतलब जो तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वह कैसी तरंगे होती हैं, इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं। और जिस ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं वह श्रव्य तरंगे होती हैं। और जो तरंगे 20,000 से अधिक होती हैं वह अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। तो जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं यह मानव को नहीं सुनाई देगा, मतलब मानव नहीं सुन सकता, मानव को नहीं सुनाई देता है। जो इसमें जो आपका अपश्रव्य तरंगे होती हैं यह मानव को नहीं सुनाई देता है, मानव को नहीं सुनाई देता है, यह मानव को नहीं सुनाई देता है। और यह किसको सुनाई देता है, यह कुत्ता या बिल्ली, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको यह सुनाई देता है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, यह इनको सुनाई देता है। और यह कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, जब आप लोग जानते हैं इस पृथ्वी पर कोई भयानक भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, वहां पर कौन सी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, वहां पर आपकी इंफ्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती हैं। वहां पर कैसी तरंगे उत्पन्न होती है, वहां पर आपका इंफ्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती हैं। कहां पर, जहां ज्वालामुखी और भूकंप या भूस्खलन होती है वहां पर आपका क्या होता है, इंफ्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती हैं। और जैसे कुत्ता और बिल्ली, कुछ ऐसे जानवर, विशेष जानवर होते हैं जिनको यह सुनाई देता है, लेकिन यह मानव को नहीं सुनाई देता है। और वहीं बात की जाए ऑडिएबल श्रव्य ध्वनि की, यह मानव सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो आवृत्ति की होती है इसे मानव क्या करता है, सुन सकता है, इसे मानव सुन सकता है। जो हम लोग सुनते हैं
कौन सी आवृत्ति के ध्वनि को सुनते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इसे मानव सुन सकता है, सुन सकता है। और जो आपकी होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे, इसे भी मानव नहीं सुन सकता, इसे भी मानव नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। इस तरंग की आवृत्ति क्या होती है? बहुत अधिक होती है। जब आवृत्ति अधिक होती है तो इसकी क्या होती है? ऊर्जा भी अधिक होती है। जो अल्ट्रासोनिक वेव जो तरंगे होती हैं, अगर आवृत्ति भी अधिक होगी तो इस ध्वनि की क्या होती है? ऊर्जा भी अधिक होगी। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को मानव नहीं सुन सकता है। और जो श्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं, यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, इसे मानव सुन सकता है। जो इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं, यह भी मानव नहीं सुन सकता है। तो एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यह कौन सी तरंग आवृत्ति की तरंगे हैं जो कि मानव सुन सकता है। और कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, भूकंप और ज्वालामुखी के आते समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? इंफ्रासोनिक की, ऑडिएबल ध्वनि की, अल्ट्रासोनिक। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? इंफ्रासोनिक होगा। तो यहाँ से अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बना पाते हैं। और जो यह पराध्वनि तरंगे होती हैं, यह मानव को तो नहीं सुनाई देता है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे चमगादड़। चमगादड़ क्या करती है? चमगादड़ जब उड़ती है तो यह पराध्वनि को, अल्ट्रासोनिक तरंगे को छोड़ती है। जब अल्ट्रासोनिक ध्वनि को छोड़ती है तो यह अल्ट्रासोनिक तरंगे जो किसी सामने पदार्थ से क्या होती है? टकराती हैं, तो चमगादड़ को वापस सुनाई देती है। तो उसकी उस वापस सुनाई देने की भांति जो क्या करता है, चमगादड़ समझ जाता है कि आगे कोई अवरोध है, पदार्थ है, तो वह मतलब अपने सुचारू रूप से उड़ने के लिए वह अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ती हैं। तो चमगादड़ क्या होता है? जो अल्ट्रासोनिक तरंगे के में आता है। कुछ ऐसे बिल्ली और कुछ कुत्ते भी होते हैं जो इनको सुन सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिएबल और अल्ट्रासोनिक। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रासोनिक का जो उपयोग है बहुत व्यापक है। जो अल्ट्रासोनिक तरंगों का जो उपयोग है वह बहुत व्यापक है। जो अल्ट्रासोनिक तरंगों का क्या किया जा रहा है, उपयोग है, यह बहुत क्या है? व्यापक है। तो आप लोग इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ पर होता है। आपका जो होता है अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तो इनका जो उपयोग होता है बहुत व्यापक होता है। तो कहाँ कहाँ पर होता है? यह जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, यह कीटों के मारने में काम आता है। यह कीटों को मारने में काम आता है, कीटों को मारने में भी काम आता है। और इसके साथ वायुयान के सफाई में भी अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। अगर वायुयान की अगर सफाई किया जा रहा है, वायुयान के सफाई में भी उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आपके अल्ट्रासोनिक वेव का। उसके बाद जो सोनार होता है, सोनार क्या होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह सोनार क्या होता है? जब समुद्र में कोई जहाज डूब जाती है तो वहां पर सोनार के माध्यम से जो ध्वनि छोड़ी जाती है वह अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे छोड़ी जाती हैं, तो जाके वह टकरा कर फिर वापस आती हैं। तो इसको माध्यम से क्या किया जाता है? पराध्वनि के माध्यम से उस डूबे हुए जहाज का पता लगाया जाता है, या कोई चट्टान है समुद्र में, यह भी पता लगाया जाता है सोनार के माध्यम से। तो कीटों के मारने में अल्ट्रासोनिक का उपयोग किया जाता है, वायुयान के सफाई में। और इसका उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत व्यापक है। मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत व्यापक है। मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका बहुत व्यापक है। जैसे आप लोग सुने होंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है वह अल्ट्रासोनिक वेव के ही माध्यम से होता है। या सोनोग्राफी होता है, सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी, यह कैसे होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी यह आपके कैसे होता है? अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से होता है।
तो आप लोग इसका उपयोग जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अल्ट्रासोनिक जब होता है तो कौन से ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। और सोनार के माध्यम में भी अल्ट्रासोनिक का उपयोग किया जाता है, वायुयान के सफाई में और कीटों के मारने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो आवृत्ति के आधार पर होते हैं या ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, इंफ्रासोनिक और ऑडिएबल वेव और अल्ट्रासोनिक तरंगे। अब इसी कड़ी में हम आप लोग को आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के गुण। ध्वनि के क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं, आप लोग गुण को समझने का प्रयास करिए कि ध्वनि के गुण कितने हैं। ध्वनि के गुण, ध्वनि के गुण, ध्वनि के गुण 4 प्रकार के होते हैं। जो ध्वनि के गुण होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला आवृत्ति, आवृत्ति नहीं होगा यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तारत्व होगा, जिसे पिच बोला जाता है इंग्लिश में। दूसरा आपका होगा गूढ़ता, तीसरा आपका होगा प्रबलता, चौथा आपका होगा तीव्रता। चौथा आपका क्या होगा, तीव्रता। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के कितने गुण होते हैं, 4 प्रकार के गुण होते हैं। पहला आपका होता है तारत्व, दूसरा आपका होता है गूढ़ता, तीसरा आपका होता है प्रबलता, इसे लाउडनेस भी बोलते हैं, और इसे इंटेंसिटी भी बोलते हैं। चौथा आपका होता है गूढ़ता, गूढ़ता को टिम्बर भी बोला जाता है। तो आवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार की ध्वनि थी, 3 प्रकार की। इसे ध्वनि के गुण तारत्व, गूढ़ता, प्रबलता और तीव्रता। अब इन सब का जो शब्द है, गुण, जो ध्वनि के गुण है, या ध्वनि के हम लोग की आम बोलचाल की भाषा में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसे फिजिक्स में साइंटिफिक नाम दे दिया गया है। जैसे कभी कभी हम लोगों को ध्वनि पतली सुनाई देती है और मोटी सुनाई देती है, कभी हम लोग को ध्वनि बहुत ऊंची सुनाई देती है, मतलब बहुत तेज सुनाई देती है, और बहुत कम सुनाई देती है। तो इन सब के आधार पर देखिए कैसे होता है कि ध्वनि पतली होती है और कैसे ध्वनि मोटी होती है, ध्वनि कैसे तेज होती है। और कभी कभी यह होता है कोई व्यक्ति ध्वनि को बहुत कम सुनता है, मतलब वह बहुत ऊंची आवाज को सुनता है, वह एक मीडियम आवाज को नहीं सुनता है। कभी कभी यह होता है कोई अगर व्यक्ति वृद्ध होता है तो वह बहुत ऊंची आवाज को सुनता है, अगर आप जोर से बोलेंगे तभी वह सुन सकता है, वह धीमी बातों को नहीं सुन सकता है। तो यह सब कैसे होता है, यह सब होने पर क्या होता है, कुछ साइंटिफिक नाम दे दिए गए हैं। तो आप लोग इस साइंटिफिक नाम से समझने का प्रयास करिए कि यह सब क्या है। तो पहला आपका होता है तारत्व, पहला आपका क्या होता है, तारत्व। अब तारत्व क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तारत्व, पिच। तारत्व में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत पतला बोलता है बहुत मोटा, तो तारत्व में क्या होता है, पतला और मोटा, ध्वनि की पतले और मोटेपन को बताता है, ध्वनि की पतले और मोटेपन को बताता है। जो तारत्व होता है वह ध्वनि को पतले और मोटेपन को बताता है। तो जो पतली ध्वनि होती है उसका तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। जैसे जिस ध्वनि का तारत्व क्या हो, अधिक हो, तारत्व क्या होगा, अधिक होगा। जिस ध्वनि की तारत्व अधिक होगी वह ध्वनि क्या होती है, पतली होती है, वह ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। और जो तारत्व होता है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो तारत्व होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि अधिक आवृत्ति, जिस ध्वनि की अधिक आवृत्ति होगी उस ध्वनि की क्या होती है, अधिक तारत्व होता है। जिस ध्वनि की अधिक आवृत्ति होती है वह ध्वनि अधिक तारत्व होता है, और वह ध्वनि क्या होती है, पतली होती है, वह ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। और कम आवृत्ति होगी, जिस ध्वनि की
कम आवृत्ति होगी, कम आवृत्ति होगी तो कम क्या होगा, तारत्व होगा। कम क्या होगा, तारत्व होगा। कम तारत्व होगा तो वह ध्वनि क्या होगी, मोटी होगी। वह ध्वनि क्या होगी, मोटी होगी। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो तारत्व होता है वह किस पर निर्भर करता है, वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो तारत्व होता है यह किस पर निर्भर करता है, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई ध्वनि तरंगे चलती हैं, जैसे कोई ध्वनि तरंगे चलती हैं, तो ध्वनि तरंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ध्वनि तरंगे यहाँ सटी हुई हैं, तो यहाँ है अधिक ध्वनि, यहाँ है अधिक ध्वनि, तो यह क्या है, यहाँ आवृत्ति क्या है, यह सटी हुई है। यहाँ सटी हुई है तो यहाँ तारत्व अधिक होगा। और यहाँ देखिए जो फिगर बन रहा है, यहाँ जो माध्यम के कण हैं यह दूर दूर है, यहाँ पे क्या होते हैं, आवृत्ति क्या होगी, यहाँ कम होगी। आवृत्ति कम होने पर यहाँ तारत्व कम होगा और यहाँ पे ध्वनि क्या होगी, मोटी होगी। तो वहां पे क्या होती है, ध्वनि मोटी होती है। और जहाँ पे अधिक आवृत्ति होती है वहां अधिक तारत्व होता है, वहां ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। और जो स्त्री लोग होती हैं, जो महिला लोग होती हैं, महिलाओं की आवाज क्या होती है, पतली होती है। महिलाओं की आवाज क्या होती है, वह पतली होती है। महिलाओं की आवाज क्या होती है, पतली होती है, क्योंकि उनकी ध्वनि में अधिक तारत्व होता है और आवृत्ति भी अधिक होती है। और जो पुरुष की आवाज होती है वह क्या होती है, वह मोटी होती है। जो पुरुष की आवाज होती है वह मोटी होती है। तो यहाँ आप लोग पिच समझ गए होंगे कि पिच की यह किस तारत्व किस पर निर्भर करता है, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह ध्वनि के पतले और मोटेपन को बताता है। और अधिक आवृत्ति होगी तो अधिक तारत्व होगा, तारत्व अधिक होगा तो ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। और महिलाओं की आवाज क्या होती है, पतली होती है। और कम आवृत्ति होगी तो कम तारत्व होगा और यह ध्वनि कैसी होगी, मोटी होगी। तो यह पुरुष लोगों की आवाज क्या होती है, यह मोटी होती है। यह आपका था तारत्व। अब अगला क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रबलता। अब प्रबलता क्या होती है, कभी कभी क्या होती है, कोई ध्वनि क्या होती है बहुत ऊंची, और मतलब ऊंची का मतलब क्या होता है, कभी कभी ध्वनि धीमी और तेज सुनाई देती है। धीमी और तेज सुनाई देती है। अब कब ध्वनि धीमी सुनाई देगी, कब ध्वनि तेज सुनाई देगी, जैसे कोई डीजे बज रहा है। अगर कोई डीजे बज रहा है तो डीजे के पास अगर आप खड़े होंगे, अगर डीजे के पास आप खड़े होंगे तो वहां ध्वनि क्या होती है, तेज सुनाई देती है। वहां ध्वनि क्या होती है, तेज सुनाई देती है। जैसे आप डीजे से दूर दूर होते हुए जाएंगे, जैसे आप डीजे से दूर होंगे तो वह ध्वनि क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो ध्वनि धीमी हो जाती है, वहां ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, कम हो जाती है। जब ध्वनि धीमी होगी तो वहां ध्वनि की प्रबलता कम होगी। जब आप डीजे के पास खड़े होंगे तो वहां ध्वनि क्या होती है, तेज होती है। जब ध्वनि तेज होती है तो वहां ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, अधिक होती है। वहां ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, अधिक होती है। यह जो प्रबलता है यह आयाम पर निर्भर करता है। जो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रबलता किस पर निर्भर करता है, प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। प्रबलता किस पर निर्भर करता है, प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। तो यहाँ आप लोग समझिएगा, जिस ध्वनि की प्रबलता क्या हो, आयाम, जिस ध्वनि की आयाम अधिक होगा, इसमें क्या होगी, आयाम अधिक होती है। जब आयाम अधिक होगा, जब आयाम अधिक होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होगी। ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होगी, प्रबलता अधिक होगी, अधिक प्रबलता होगी। और जब अधिक प्रबलता होगी तो वहां ध्वनि क्या होती है, तेज होती है। वहां ध्वनि कैसी होती है, वहां आपको तेज सुनाई देगी। वहां ध्वनि कैसी सुनाई देगी, ध्वनि वहां पे तेज सुनाई देगी। अगर जहां पे कम आयाम, कम मतलब अधिक यहाँ आयाम था, यहाँ आयाम क्या है आपका, कम है। और जब यहाँ आयाम आपका अधिक था, यहाँ आयाम आपका क्या है, कम है। जब आपकी आयाम कम होगी, जब किसी ध्वनि की आयाम कम होगी तो वहां पे क्या होगा, कम प्रबल होगा। वहां ध्वनि क्या होगी, कम प्रबलता होगी। जब ध्वनि कम प्रबलता होती है तो वहां
जो ध्वनि होती है वहां धीमी होती है, वहां ध्वनि क्या होती है, धीमी होती है। तो तारत्व तो क्या होता है, यह ध्वनि के पतले और मोटेपन को बताता है, और जो प्रबलता होता है यह ध्वनि के तेज और धीमी को बताता है। और तारत्व तो आपका किस पर निर्भर होता है, आवृत्ति पर निर्भर होता है, जो प्रबलता है यह आयाम पर निर्भर होता है। और जब अधिक आयाम होगा तो अधिक प्रबलता होगी, तो वहां पे ध्वनि क्या होती है, तेज होती है। जब कम आयाम होगा, कम प्रबलता होगी, वहां पे ध्वनि क्या होती है, धीमी होती है। तो इतना आप लोग समझ लिए हैं, ये थे ध्वनि के गुण। अब चौथा जो गुण होता है ध्वनि का, तीव्रता। चौथा आपका क्या, तीसरा आपका क्या गुण है, तीव्रता, इंटेंसिटी। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो ध्वनि की तीव्रता होती है, यह ध्वनि के ऊर्जा स्थानांतरण की दर को बताता है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है, यह ध्वनि की ऊर्जा के स्थानांतरण को दर को बताता है। ध्वनि की ऊर्जा को स्थानांतरण की दर को बताता है। इसका मतलब यह है कि एकांक क्षेत्रफल में एक सेकंड में एकांक क्षेत्रफल के एक समय में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा क्या होती है, वह तीव्रता होती है। एकांक क्षेत्रफल में एक समय में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा क्या होती है, वह आपकी तीव्रता होती है। तीव्रता बराबर क्या होगा, तीव्रता बराबर क्या होगा, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि एकांक क्षेत्रफल में एक समय में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह आपकी क्या होती है, तीव्रता होती है, या इसे बेल बोला जाता है, या इसे बेल बोला जाता है। इसे बेल बोला जाता है। एक बेल बराबर क्या होता है, 10 डेसिबल। एक बेल बराबर क्या होता है, 10 डेसिबल। और जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको किसमें नापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि की तीव्रता को किससे नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है। या कभी कभी यह फार्मूला दे दिया जाएगा कि वाट प्रति मीटर स्क्वायर या क्या है, ध्वनि की तीव्रता को बताता है। और ध्वनि की जो तीव्रता होती है यह जो हम लोग के कान होते हैं, मानव के कान के सुग्राहिता पर निर्भर होता है। मानव के कान के सुग्राहिता पर निर्भर होता है। कभी कभी यह आप लोग सुनने में आया है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसे बहुत ऊंची आवाज सुनाई देती है, मतलब उसे ज्यादा डेसिबल की आवाज सुनाई देगी। और कोई व्यक्ति होता है वह बहुत कम डेसिबल की आवाज को सुनता है। तो सर्वोत्तम जो डेसिबल होता है 45 डेसिबल सर्वोत्तम डेसिबल माना गया। जो 45 डेसिबल है वह मनुष्य के कान के लिए क्या माना गया है, सर्वोत्तम डेसिबल, WHO द्वारा 45 डेसिबल। और 30 डेसिबल से 40 डेसिबल क्या होता है, यह मानव को साधारण बातचीत में उपयोग किया जाता है। 30 डेसिबल से 40 डेसिबल मानव के साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है। जो 45 डेसिबल होता है यह WHO के द्वारा माना गया है कि यह मनुष्य क्या होता है, मानव जो क्या होता है, सर्वोत्तम सुनने के लिए सर्वोत्तम तीव्रता होती है ध्वनि की। कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर 75 डेसिबल हो से अधिक, 75 डेसिबल क्या होता है, यह मनुष्य जो मानव इसकी जो तीव्रता होती है मनुष्य के कान के लिए हानिकारक होती है। जो 75 डेसिबल की तीव्रता क्या होती है, यह मनुष्य के कान के लिए हानिकारक होती है। और वहीं बात की जाए 85 डेसिबल, अगर 85 डेसिबल कोई मनुष्य ज्यादा तीव्रता की आवाज को सुन लेगा तो वहां बहरेपन का शिकार हो जाएगा। वहां क्या होगा, बहरेपन का वह शिकार हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बोलचाल की भाषा में, साधारण बातचीत की भाषा में 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि का उपयोग किया जाता है। और वहीं बात की जाए WHO ने 45 डेसिबल को की तीव्रता को एक सर्वोत्तम ध्वनि माना गया है। और 75 डेसिबल क्या होता है, एक हानिकारक होता है। अगर वहीं 85 डेसिबल से आप ऊपर जाएंगे तो यह आदमी क्या होता है, जो मानव होता है, वह अगर बराबर यह सुनेगा तो बहरेपन का क्या होता है, शिकार हो जाता है। यह आपका था तीव्रता, इंटेंसिटी। चौथा आप लोग का क्या है, पहला आपका तारत्व। आप लोग को क्या बताया, पहला आपका लोगों क्या था, तारत्व था। पहला आप लोगों का तारत्व, दूसरा प्रबलता,
तीसरा तीव्रता, चौथा आपका गुणता टिम्बर, चौथा आप लोगों का क्या होगा गुणता, गुणता, चौथा आप लोगों को क्या है गुणता टिम्बर। तो इसमें देखिए आप लोग क्या होता है ध्यान दीजिएगा, समान तारत्व और समान प्रबलता, समान तारत्व और समान प्रबलता की अगर दो ध्वनि हो, समान तारत्व और समान प्रबलता की दो ध्वनि, दो ध्वनि को आप गुणता के आधार पर भिन्न भिन्न बता सकते हैं। गुणता के आधार पर आप क्या करेंगे भिन्न भिन्न बता सकते हैं। जैसे समान तारत्व और समान प्रबलता की दो ध्वनि है, दो ऐसी ध्वनि है जिनकी क्या है तारत्व क्या है समान है और प्रबलता क्या है समान है। दो ऐसी ध्वनि है जिनकी क्या है तारत्व समान है और प्रबलता समान है, तो जो उन दोनों ध्वनि का जो अंतर है आप गुणता के आधार पर बता सकते हैं। उन ध्वनि का जो अंतर है आप गुणता के आधार पर बता सकते हैं। जैसे एक हारमोनियम, जो जैसे दो वाद्य यंत्र है, कोई एक तबला ले लीजिए, कोई या हारमोनियम ले लीजिए, तो उन दोनों में अगर आप समान अगर उसकी तारत्व है और समान उसकी प्रबलता है, तो आप उन दोनों ध्वनि को कैसे आप डिफाइन करेंगे, कौन सी हारमोनियम की ध्वनि है और कौन सी तबला की ध्वनि है, तो वह आप गुणता के आधार पर बता सकते हैं। तो वह आप गुणता के आधार पर क्या है बता सकते हैं। तो यह क्या है ध्वनि के क्या है, ध्वनि के क्या थे आप लोगों के चार प्रकार के गुण। ध्वनि कितने प्रकार के, जो इसमें आप लोग को हम गुण क्या बताएं, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला आप लोगों को क्या था प्रबलता था, तारत्व था। जो ध्वनि के गुण होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, तारत्व, गुणता, प्रबलता, तीव्रता। तो जो तारत्व होता है, तारत्व आपके आवृत्ति पर निर्भर होता है। जो तारत्व होता है यह आपके किस पर निर्भर होता है, यह आवृत्ति पर निर्भर होता है। और जब अधिक आवृत्ति होगी तो अधिक तारत्व होगा, तो वह आवाज क्या होगी पतली होगी। और महिलाओं की आवाज क्या होती है पतली होती है और उसमें आवृत्ति क्या होती है अधिक होती है। और जब कम आवृत्ति होगी तो कम तारत्व होगा, तो वह आवाज क्या होगी मोटी होगी। और वह पुरुष लोगों की आवाज क्या होती है मोटी होती है। और दूसरा आप लोग को क्या बताएं प्रबलता। प्रबलता से यह पता चलता है कि ध्वनि कैसी है, धीमी या तेज है, ध्वनि धीमी या तेज है। तो प्रबलता किस पर निर्भर करता है, प्रबलता आपके आयाम पर निर्भर करता है। अधिक आयाम होगा तो अधिक प्रबलता होगी, अधिक आयाम होगा तो अधिक प्रबलता होगी। तो वह ध्वनि कैसी होगी, वह ध्वनि तेज होगी। जैसे आप साउंड डीजे बज रहा है, डीजे के पास आप नजदीक खड़े हैं, तो वह ध्वनि क्या होगी आपको तेज सुनाई देगी, वह ध्वनि आपको तेज सुनाई देगी। तो वहां पे अधिक प्रबलता है और अधिक आयाम है, अधिक प्रबलता है अधिक आयाम है। जैसे आप डीजे से दूर होते हुए जाएंगे तो प्रबलता में क्या होती है कमी होती है। प्रबलता में जब कमी होगी तो आयाम में भी क्या होती है कमी हो जाती है। तो वह आवाज आपको कैसी सुनाई देगी, धीमी सुनाई देगी। और चौथा आप लोग को क्या बताएं तीव्रता, या तीसरा आपका क्या था तीव्रता इंटेंसिटी। जो तीव्रता होती है यह ध्वनि के ऊर्जा को स्थानांतरण की दर को बताता है। जो तीव्रता होती है यह ध्वनि के ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को बताता है। एक एकांक क्षेत्रफल में एक समय में ध्वनि की जितनी ऊर्जा स्थानांतरण होगी वह आपकी क्या होगी तीव्रता होगी। तो तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर या बेल भी इसका मात्रक है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल बोला जाता है। और ध्वनि की तीव्रता को क्या किया जाता है, जो एसआई मानक है एग्जाम में पूछा जाता है, ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है, डेसिबल में नापी जाती है। और जो WHO द्वारा 45 डेसिबल एक सर्वोत्तम ध्वनि है मानव के बातचीत के लिए। और साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल का उपयोग किया जाता है। और 75 डेसिबल मानव के लिए क्या है हानिकारक है। और अगर वहीं बात की जाए 85 डेसिबल, वह मानव बहरेपन का शिकार हो सकता है। और चौथा आप लोग को हमने क्या बताया, आप लोगों को चौथा आपका था गुणता। चौथा क्या था आप लोगों का गुणता। जो गुणता है समान तारत्व और समान प्रबलता के समान, अगर दो ध्वनि है, दो ध्वनि समान तारत्व और समान प्रबलता की हैं, दो ध्वनि समान तारत्व और समान प्रबलता की है, उनका जो अंतर का आप डिफाइन कैसे करेंगे, गुणता के आधार पर करेंगे। तो यह क्या है ध्वनि के क्या थे गुण हैं। अब ध्वनि किस पर निर्भर करता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ध्वनि किन किन कहाँ
किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि अगर ताप बढ़ता है, ध्वनि पे अगर आप लोग कोई ध्वनि है, अगर ताप बढ़ेगा मतलब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि भी की चाल बढ़ेगी। जो ध्वनि की चाल होगी, ताप बढ़ने पर ध्वनि की ताप अगर बढ़ेगा तो चाल क्या होगी? बढ़ेगी। अगर कोई ध्वनि इसकी ताप बढ़ाई जाएगी, उसकी चाल बढ़ेगी। अगर ताप को कम करेंगे तो वह ध्वनि की चाल क्या होगी? कम होगी। और 1 डिग्री सेल्सियस में 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। अगर हम कोई वस्तु ध्वनि की चाल को, अगर कोई वस्तु को गर्म करें, अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर वस्तु गर्म होगी तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड से वह ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक होगी। दूसरा, दाब। ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि क्या होता है? ताप पर निर्भर करता है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। दाब पर निर्भर नहीं करता। तो कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्वनि किस पर निर्भर करता है? ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता। और तीसरा आप लोगों का पॉइंट है घनत्व या प्रत्यास्थता। घनत्व और प्रत्यास्थता। जो ध्वनि होती है यह घनत्व पर भी निर्भर करती है। अगर कोई जैसे कोई अगर घनत्व बढ़ रहा है, कोई अगर घनत्व बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। और प्रत्यास्थता अगर बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ताप पर बढ़ेगी। और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ध्वनि का घनत्व अगर बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। और प्रत्यास्थता बढ़ रहा है कि बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। और चौथा पॉइंट है आर्द्रता। आर्द्रता, जैसे आर्द्रता आप लोग समझिएगा, रात के समय क्या होती है ध्वनि? रात के समय क्या होती है ध्वनि? आपको बहुत मतलब रात के समय ध्वनि आपको अच्छी सुनाई देगी। मतलब ध्वनि का विस्तार रात के समय ज्यादा होता है। मतलब ध्वनि की चाल क्या होता है? रात की आर्द्रता रहेगी तो ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक होगी। अगर आर्द्रता है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक होगी। अगर वहीं शुष्क है तो वहां पे ध्वनि की चाल क्या होगी? कम होगी। मतलब जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता की जो होती है वह शुष्क वायु की अपेक्षा क्या होती है? शुष्क वायु की अपेक्षा में क्या होती है? ध्वनि की चाल क्या होती है? इसमें अधिक होती है। तो अगर आर्द्रता और शुष्क की अपेक्षा क्या होगी? ध्वनि की चाल के अगर इसे आप तुलना करेंगे तो शुष्क की अपेक्षा आर्द्रता के मौसम में ध्वनि की चाल क्या होती? अधिक होगी। इसलिए कभी कभी रात में आप लोग सुबह उठेंगे तो ध्वनि आपको क्या होती है? बहुत अच्छी सुनाई देती है। और या जैसे रात की अपेक्षा जो दिन होता है, दिन में आवाज कम सुनाई देगा आर्द्रता के हिसाब से। अगर आर्द्रता आपकी है तो ध्वनि आपको उसमें उसकी चाल अधिक होगी। तो यह थे ध्वनि के कुछ संबंधित आपको फैक्ट। तो हम आप लोग को लिए इस फैक्ट के आधार पर भी क्वेश्चन लाए हैं। अभी आपका एक दो पॉइंट रह जाता है। एक दो पॉइंट हम अब कल की क्लास में, अगली क्लास में बताएंगे। और अगली क्लास में होने के बाद आप लोग को हम क्वेश्चन भी रिवीजन कराएंगे। यह बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर के साथ साथ इसका लाइफ में बहुत उपयोग भी है। जो साउंड है इसका लाइफ में भी उपयोग है। कुछ इसमें साइंटिफिक शब्द जो हैं, इन साइंटिफिक शब्द से हमें इस चैप्टर को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप उसको ध्यान देंगे तो यह शब्द भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं एक अगले क्लास में एक नए जोश के साथ। और उसमें कुछ हम PYQ भी लाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए लोग हों तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और लोगों को इस हमारे चैनल से कनेक्ट होने का काम भी करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ। जय हिंद।